हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। फाइनेंस मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे हम। फाइनेंस मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने अभी तक लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चन थे, वो कवर किए थे। आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉग की अच्छी प्रैक्टिस होएगी तो आप आराम से समझ पाओगे। कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग, ठीक है ना, ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सिंपल आप इसे कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग बोल सकते हो। ठीक है, आपने अभी तक 4 कंपाउंडिंग पढ़ी है। कौन कौन सी कंपाउंडिंग पढ़ी है आपने अभी तक? एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली एंड मंथली। अब हमारी ये 5th टाइप की कंपाउंडिंग आ जाएगी, कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग। तो इसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं घुसना। आप ये समझ सकते हो कि जैसे एनुअली में हम एक हिस्सा करते हैं साल का, सेमी एनुअली में 2, क्वार्टरली में 4 और मंथली में 12। कॉन्टीन्यूस में हम इन्फानाइट हिस्से करते हैं साल के, मतलब हर सेकंड बाद, हर मिनट बाद आपका क्या होता रहता है, प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना। हमें इसका फॉर्मूला पढ़ना है पहले, और फॉर्मूले को यूज़ करके हमें इसके क्वेश्चंस को करना है जो हमारे एग्ज़ाम में काम आएंगे। कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग के बाद एक मिक्स क्वेश्चन होता है। जब हमारे कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम 2 क्वेश्चन करेंगे मिक्स्ड, जो लगभग श्योर होते हैं एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। 100% चांसेस होते हैं उनके एग्ज़ाम में, क्योंकि पिछले कई सालों से वो लगातार आ रहे हैं। तो इस वाले टॉपिक को, मतलब आपको ये लगा लो कि स्टार्टिंग से अभी तक सब कुछ आना चाहिए, तभी आप उस मेन एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन को कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो आज की क्लास। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई ई, और ये जो ई की पावर होता है ना, वो आर टी होता है। ये कॉन्टीन्यूस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है पी इंटू ई की पावर आर टी। ये जो ई होता है इसे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं। ये आप हमारे काम नहीं आएगा, बस आपको नाम पता होना चाहिए। ई की वैल्यू क्या होती है? 2.71 के अप्रोक्स होती है। ये भी हमारे काम नहीं आएगी। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, ई होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू 2.71 अप्रोक्स होती है। ये बात हमें पता लग गई। अब उसके बाद देखो, एक वैल्यू होती है जिसे लॉग ई की वैल्यू आपको याद करनी है, क्योंकि ये आपकी बार बार यूज़ होगी हर क्वेश्चन में। तो आप हर बार इसको निकालोगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक है, तो लॉग ई की वैल्यू हमें क्या करनी है? 0.4343। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली सोच के चलना है। बार बार यूज़ होगी तो आप इसको लर्न कर लोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये जो आर टी जो है वो ई की पावर में, ये कंप्लीट की पावर में नहीं है, मतलब पी अलग है और ई की पावर आर टी अलग है। तो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि 21 क्वेश्चन हम लास्ट क्लास तक कवर कर चुके हैं। तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। इफ़ 1000 रुपीज़ इज़ इन्वेस्टेड एट एन एनुअल रेट ऑफ 9% कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स। 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे गए हैं 9% पे, और हमें बताना है कि 6 ईयर्स के बाद उसका कितना अमाउंट होगा। अब हमें टाइम पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, और कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? कॉन्टीन्यूसली हो रही है। तो अब हमारे को इसमें क्या निकालना है? हमें निकालना है अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन में गिवन है पहले आप उसको लिख लो। तो क्वेश्चन में हमारे को क्या क्या गिवन है इसके अंदर? एक तो प्रिंसिपल गिवन है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22। प्रिंसिपल कितना गिवन है? 1000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर? 9%। एंड टाइम कितना गिवन है? 6 ईयर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपका लॉग एंटी लॉग का यूज़ आएगा, तो समझना है इसको ध्यान से। अमाउंट मुझे निकालना है। प्रिंसिपल की जगह 1000 लिखेंगे, आर टी की जगह, रेट की जगह 9% लिखेंगे। ठीक है, और टाइम की जगह 6 ईयर्स लिखेंगे। ठीक, और ये कितना आ जाएगा आपका? 1000। ये जो 9/100 है, इसे अगली बार से डायरेक्ट 0.9 ऐसे करके ले लिया करेंगे। तो कितना आ जाएगा? ये 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.54। अब देखो आपकी जो आपका जो कैलकुलेटर अलाउड होता है कॉलेज एग्ज़ाम के अंदर, तो उसमें आप ई की पावर नहीं निकाल सकते हो उस कैलकुलेटर में। तो ये जो ई की पावर 0.54 है, तो इसके लिए एक स्पेशल मेथड होता है, वो सीखते हैं। तो ये जो ई की पावर 0.54 है, इसे आप वाई मान लो। ये जो ई की पावर 0.54 है, इसे आप वाई मान लो। अब ऐसी पावर्स को सॉल्व करना मैं ऑलरेडी आपको लॉग एंटी लॉग में सिखा चुका हूँ। अगर आप मैंने नहीं देखा है तो उसको देख लेना ज़रूर। अब यहाँ से देखो y इक्वल्स टू ई की पावर 0.54 है, तो मुझे क्या करना है? इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे।
तो सबसे पहले आपको दोनों साइड क्या लेना है, लॉग लेना है। लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जो पावर है इस पावर को आपको क्या करना है, आगे ले आना है, क्योंकि वो वाली प्रॉपर्टी लग गई। लॉग ए और ए की पावर में जो भी होता है वो आगे आ जाता है, तो ये 0.54 आगे आ गया और ये लॉग ई बच जाएगा। लॉग ए की पावर एन वाली प्रॉपर्टी लग गई, एन आगे आ गया और ये लॉग ए बच गया। ये क्या है यहाँ पर ई है तो ई लिख दिया, ठीक है। तो पावर आगे आ गई। उसके बाद 0.54 ऐसे ही रहेगा। ये लॉग ई कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था 0.4343, तो आपको ये याद कर लेना है। लॉग ई की वैल्यू 0.4343 होती है, क्योंकि रिपीटेडली यूज़ होगी तो आप बार बार निकालोगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब 0.54 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0.4343 से, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 0.2345। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तो y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपने जो e की पावर 0.54 है इसको आपने y माना है। तो हम क्या करेंगे, ये लॉग उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। ऑलरेडी हम ये चीज़ सीख चुके हैं, कहाँ पे, लॉग एंटी लॉग के लेक्चर में, ठीक है। और उससे पहले उसके बाद जो हमने लेक्चर देखा था उसके स्पेशल क्वेश्चन जो थे उसके अंदर भी हमने ये चीज़ सीखी है। अब यहाँ देखो 0.234, अब देखो ये लॉग है ना, इधर आके एंटी लॉग हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है 0.2345 की, तो ये वैल्यू आपको मैंने निकालनी सिखाई है। 0.23 पे 4 में जाओ फर्स्ट पार्ट में, 5 में जाओ सेकंड पार्ट में, दोनों को प्लस कर दो, तो प्लस करके आपका ये कितना आएगा, 17159 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको आप क्या ले लेना एग्जैक्ट, देखो ये मेरी वैल्यू आई 17159, इसके आगे 0 पॉइंट लगाएंगे और मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 से करेंगे, क्योंकि डेसिमल से पहले 0 लिखा हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, 1.7159। इसे आप 6 भी ले सकते हो अप्रॉक्सली, ठीक है ना। कितना ले सकते हो, 1.7160। 59 है ना, 9 हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। अब उसके बाद अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट कितना था, 1000, ई की पावर 0.54। अब ई की पावर 0.54 को आपने y माना था और y की वैल्यू आपने अभी पीछे निकाली कितनी, 1.716। तो ये कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। आप इसको लॉग की टेबल और एंटी लॉग की टेबल से सॉल्व करना है। मैंने ज़्यादातर कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर से करी हुई है, लेकिन आपको लॉग एंटी लॉग ही यूज़ करना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, 2 या 3 नंबर में एग्ज़ाम में आ भी सकता है इनमें से कोई। अब देखो, इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड कॉन्टीन्यूसली, क्लियरली बोला उसने कि कॉन्टीन्यूसली हमारा इंटरेस्ट क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। हमें बताना है एट व्हाट एनुअल रेट विल अ प्रिंसिपल पी डबल इन 10 ईयर्स। हमें बताना है कि कोई प्रिंसिपल पी है वो 10 साल में डबल हो जाएगा। तो हमें बताना है किस रेट से पैसा, मतलब किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कम वो लगाएंगे, ब्याज लगाएंगे कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग में, कि पैसा 10 साल में क्या हो जाए, डबल। अब हमें पैसा तो पता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23। तो मान लो पैसा पी था, डबल करना है, तो जो अमाउंट है वो 2p आना चाहिए, मतलब जो 10 साल बाद पैसा आना चाहिए वो दुगना हो जाना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, तो आप यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग वाला, है ना। अमाउंट की जगह लिखो 2p, p मतलब डबल हो जाना चाहिए ना अमाउंट, कितने साल में, 10 साल में। तो टाइम की जगह लिखो 10, ये p इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा 10r, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। पैसा डबल करना था तो अमाउंट की जगह 2p लिख दिया, प्रिंसिपल की जगह p रहने दिया, टाइम की जगह 10 लिख दिया। ये p से p कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 10r आ गया, ठीक है। अब ये इसको दोनों तरफ हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे। ये क्या हो जाएगा, लॉग e की पावर 10r। अब ये जो log 2 लिखा हुआ है, अब सिंगल डिजिट में तो हमें आता ही नहीं लॉग निकालना, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 डिजिट बनाएंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से 10r आगे आ जाएगा, ठीक है। जब भी सिंगल नंबर आपको दिख जाए ना 2 3 4 5 7 ऐसे करके, तो उसको ऐसे करना है हमेशा, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। यहाँ पर log e बच जाएगा, क्योंकि 10r क्या हो गया आपका, आगे आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10 20, और ये 10 रहेगा। उसके बाद ये 10r, ये कुछ नहीं है, log e की वैल्यू 0.4343, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी log की, कौन सी, log a माइनस log b, 10r और ये 0.4343, ठीक है ना, 4343। अब उसके बाद देखो, ये जो log 20 है इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ।
जो आपकी लॉग टेबल होती है उसमें जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें आपको 20 पे जाना है, फिर फर्स्ट पार्ट होता है और फिर सेकंड पार्ट होता है ना। तो अब यहाँ पर देखो 20 लिखा हुआ है, तो 20 को आप ऐसे इमेजिन करो 20.00, 20 को क्या मान लो 20.00। तो आप ऐसे ही करते हो लॉग टेबल में, पहले क्या जो भी डेसिमल से पहले 2 डिजिट लिखी होती है उसे फर्स्ट कॉलम में जाते हो, फिर डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट लिखी होती है उसे फर्स्ट पार्ट में देखते हो, फिर डेसिमल के बाद जो सेकंड डिजिट होती है उसे सेकंड पार्ट में देखते हो। अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट में देखूँ 0 के नीचे क्या लिखा हुआ है, तो आपको 0 के नीचे 3010 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट में 0 होता ही नहीं है, तो आप सेकंड पार्ट में चेक ही नहीं करोगे, तो सीधा इसी को लिख दोगे 3010। और ये क्या है 20 है, 20 किसके बीच में आता है 10 और 100 के बीच में, तो इसके आगे 1 लग जाएगा। तो होप समझ आया होगा। और ये समझ जब आएगा जब आपने लॉग एंटी लॉग वाला लेक्चर देखा होगा, मतलब जब आपने ऑर्डर में सारे लेक्चर देख रखे होंगे। अगर आप बीच में से देख रहे हो इस लेक्चर को तो फिर दिक्कत आएगी अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ इनके बारे में। ये माइनस कर दो कितना आ जाएगा 0.3010, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये 10 और ये 0.4343 इसके नीचे ले आओ, ठीक है। अगर वो बोलता है log 3 की वैल्यू निकालो तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करते 30/10 आता, log 30 माइनस log 10 हो जाता। और 30 की वैल्यू कैसे निकालते, 30 में जो भी 0 के नीचे लिखा होता वो ले लेते और उसके आगे 1 लगा देते, ठीक है। तो अभी तो इसने हमारे को डबल ही बोला था, जब वो ट्रिपल बोलता तब हमारा 30 आ जाता, 4 गुना बोलेगा तो 40 आ जाएगा, तरीका यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको जब आप डिवाइड करोगे पूरा, तो डिवाइड करके आपका ये कितना आंसर आ जाएगा 0.0693। फिर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6.93% हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ आया। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर एन इनिशियल अमाउंट टू डबल। कहता कितना टाइम लगेगा किसी पैसे को डबल होने में इफ़ मनी इज़ वर्थ 8% कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। अब देखो ये उल्टा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और टाइम पूछा हुआ है और पैसा डबल करना है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें टाइम दिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था और पैसा डबल करना था। तो यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम निकालना है, पैसा डबल करना है, कितने रेट मतलब कितने टाइम में डबल होगा वो पूछ रहा है। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 24। तो प्रिंसिपल को P मान लेते हैं, अमाउंट हो जाएगा हमारा 2P, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दे रखिए, टाइम पता नहीं, तो आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ PERT, अमाउंट की जगह लिखो 2P, PER की जगह 8% है ना तो 0.08 लिख दो डायरेक्ट, टाइम पता नहीं। ये P इधर आके कैंसिल हो जाएगा नीचे आके, ठीक है। सारे स्टेप लिखने, ये P से P कैंसिल, उसके बाद दोनों साइड आपको लॉग लेना है, इधर भी लॉग और इधर भी लॉग, ठीक है। अभी log 2 की वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाली हुई थी हमने डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या निकली थी हमारी log 2 की, देखो ये log 2 था तो हमने इसे पहले 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया था, सारा काम करके अल्टीमेटली वैल्यू ये आई थी log 2 की, ठीक है। ये तो राइट साइड से आया था ना नीचे वाला, ये वैल्यू आई थी, तो मैं डायरेक्ट इस वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ log 2 की जगह। आप पूरी कैलकुलेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा 0.3010, ठीक है। वही प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में करवाया था log 2 निकालने का। उसके बाद ये जो पावर है 0.08 और ये t, ये तो आगे आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा log e। अब log e की वैल्यू कितनी होती है, log e की वैल्यू मैंने बताई है आपको 0.4343 होती है, तो log e की जगह हम क्या ले लेंगे 0.4343। उसके बाद ये t को यहीं छोड़ दो, बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये टी को आप यहीं छोड़ दो, बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आके क्या आ जाएगा 0.08 और 0.4343, क्योंकि टाइम तो आपको निकालना है, तो ये दोनों लेफ्ट साइड में डिवाइड में आ गए क्योंकि हम मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 8.663, तो 8.663 ईयर्स आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इसको आप ऐसे लिख देना, टी इधर लिख देना और ये इधर लिख देना, ठीक है।
ठीक है ना, टी आप लेफ्ट में लिख देना और ये राइट में लिख देना, ये आपका फिर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। तो ये एक मिक्स क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी वो दे सकता है। पढ़ते हैं। अ म्यूचुअल फंड बॉन्ड कॉस्ट ₹1500 रियलाइजेस ₹2000 आफ्टर 7 ईयर्स। कोई म्यूचुअल फंड का बॉन्ड है, 1500 रुपये का है, 2000 रुपये दे दे, मतलब 1500 रुपये का है और 7 साल बाद उसकी वैल्यू 2000 हो जाती है। तो 1500 रुपये प्रिंसिपल हो गया 1500 और 2000 रुपये जो हो गया वो क्या हो गया आपका अमाउंट हो गया, टाइम 7 ईयर्स है। आगे कह रहे हैं फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व व्हेन इट इज़ एडिड। फर्स्ट केस है ईयरली, सेकंड केस है कंटिन्यूसली। तो ये मिक्स क्वेश्चन हो गया। इसने हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का ईयरली वाला जो कंसेप्ट है एक उस पर बोल दिया एक बारी, और एक बारी कंटिन्यूसली पर बोल दिया। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये 2 हिंट इसने हमें दिए हुए हैं, तो हिंट हम इन्हें यूज़ करेंगे, ये हमारे काम आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो कभी कभी एक जब ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते हैं तो वो हिंट दे देता है ताकि क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ना लग जाए, क्योंकि 1 ही घंटे का एग्ज़ाम होता है मैथ्स का, तो आपको बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो वो हिंट को भी आपको यूज़ करना है अगर हिंट उसने दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम ये दे रखा है। एक हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, एक बार ईयरली पर और एक बार ही कंटिन्यूसली पर। करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमारे को कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 25 है ये। तो प्रिंसिपल इसने दिया हुआ है 1500 रुपये, अमाउंट दिया हुआ है 2000 रुपये, मतलब वो बॉन्ड 2000 रुपये का हो जाएगा कितने टाइम बाद, 7 ईयर्स बाद। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले आपका क्या बोल रहा है, कंपाउंडिंग ईयरली। तो आपको पता है जब कंपाउंडिंग ईयरली होता है तो हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं, कौन सा वाला, अमाउंट इक्वल्स टू P 1 + R। ये हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया, ये उससे आया है R/M, MT से M 1 होता है तो नीचे 1 और ऊपर 1 लिखेंगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया। अमाउंट की जगह आप लिखो 2000, तो अब इसकी जगह यहाँ प्रिंसिपल की जगह लिखो 1500। रेट मुझे पता नहीं लेकिन टाइम मुझे पता है 7 ईयर्स। ये 1500 यहाँ पे लेफ़्ट में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा था ऊपर बाई चांस। अब उसके बाद ये आ जाएगा 1 + R⁻7। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 1.333 और ये 1 + R⁻7। अब हम हिंट पे जाते हैं, क्वेश्चन में हमें हिंट दे रखा था, यहाँ पर 1 + R⁻, क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, और मुझे 1.333 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। ये 1.333 की वैल्यू क्या है, 1.042 की पावर 7। तो इस 1.333 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1.042 की पावर 7 लिख दूंगा। तो देखो इसको करते हैं आगे। तो 1.333 जो था उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1.042 की पावर 7 और इधर 1 + R⁻7 लिखा हुआ है। अब इन दोनों की जो पावर है वो सेम है। जब पावर सेम होती है तो जो पावर के अंदर लिखे होते हैं ना बेस, वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो 1.042 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 0.042 हो गया R। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका R कितना निकल गया। तो आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख दो R = 4.2%। आपको आंसर हमेशा ऐसे ही करना है, लेफ्ट साइड में वेरिएबल और राइट साइड में आंसर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट क्या था, नेक्स्ट वाला पार्ट था कॉन्टीन्यूसली। तो अब हम इसे कॉन्टीन्यूसली के कंसेप्ट से करेंगे। अगर आप पूरा सीरीज़ कवर कर लोगे तो एग्ज़ाम की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बस कंडीशन है आपको आने चाहिए, मतलब आप सीख के आपको याद रहना चाहिए कि इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला PERT। उसके बाद अमाउंट की जगह देखो अमाउंट, अब अमाउंट उसने मुझे रखा था 2000, यही फॉर्मूला होता है ना कॉन्टीन्यूसली का, और ये 1500 प्रिंसिपल दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में हमारे को, देखते हैं। नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की हमें निकालना है तो रेट की जगह R ही आएगा और टाइम की जगह क्या आएगा, 7। अब ये 1500 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये पावर में 7 आ जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 1.333 आएगा और ये 7 ऐसे। अब दोनों तरफ क्या ले लो, लॉग ले लो। तो जब आप दोनों तरफ लॉग लोगे तो जो पावर वाला 7 आ रहा है ये आगे आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, हिंट में नहीं देता तो वही 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल लेते हैं, बट जब डायरेक्ट दी हुई है तो हम यूज़ कर लेते हैं। 0.125 लॉग 1.33 की वैल्यू 0.125। अच्छा, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं आपको, बहुत बार वो क्वेश्चन में ऐसे लिख देता है, यहाँ बेस में 10 लिख देता है और यहाँ पर वैल्यू लिख देता है 1.333।
तो स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि इस tan का क्या मतलब है। तो इस tan का फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है आपके क्वेश्चन के अंदर, आपको इसका कुछ भी नहीं करना है। आपके लिए सिंपल ये log 1.333 है जिसकी वैल्यू ये दे रखी है, चाहे वो यहाँ पर या तो वो यहाँ पर tan लिखता है या वो यहाँ पर e लिखता है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसने यहाँ नीचे log के साथ बेस में, इसे बेस बोलते हैं, या तो tan लिख देता है या यहाँ पर e लिख देता है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ लिखा हुआ होगा ना, आपको उसकी वैल्यू दे रखी है, या आप जैसे, तो बस आप इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना जो भी वैल्यू दे रखी होगी। तो ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में भी जब मैंने क्वेश्चन लिखा था ये जहाँ से, वहाँ पर ऐसे करके ई या tan लिखा हुआ था तो मैंने उसको छोड़ दिया। आप चाहो तो यहाँ ई लिख सकते हो हिंट में क्वेश्चन में, लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे ना यहाँ पर, तो आपको यहाँ क्वेश्चन में कहीं पर बेस में या नीचे ई tan या कुछ यहाँ मतलब यहाँ पर नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हम अभी तक करते आए हैं इसी तरीके से आपको करना है। और यहाँ कुछ भी लिखा हो नीचे, आपको कोई मतलब नहीं है, आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को उठा के आपको पुट कर लेना है। ठीक है, तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट को कि सर उसके नीचे ई लिखा हुआ है tan लिखा हुआ है। तो अभी हमारे कोई काम की नहीं है वो, उसे log का बेस बोलते हैं। जब डिफ्रेंशिएशन या कुछ और चीज़ें होती हैं जब साइंस के अंदर, तो वहाँ वो काम आती है, हमारे किसी काम की नहीं है वो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट दे रखी थी 0.125, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे 0.125। और यहाँ सामने क्या है 7r क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा log e, पावर आगे आ जाती है ना। उसके बाद 0.125 7r और log e की वैल्यू 0.4343। r को छोड़ दो, 7 और 0.4343 को 0.125 के नीचे ले आओ, तो 0.4343 और 7 यहाँ आ गया, r वहीं रह गया क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में था, इधर आके सब डिवाइड में हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.0411। तो जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.11 आ जाएगा। तो r कितना आ गया आपका सॉल्व करके 4.11%। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया कॉन्टीन्यूअस कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। अब जो इसके बाद हमें क्वेश्चन पढ़ना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंस मैथमेटिक्स का। ठीक है, वो जो हमेशा एग्ज़ाम में आता है, वो श्योर है बिल्कुल। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आपका बिल्कुल कवर हो जाना चाहिए अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर को करने से पहले, नहीं तो वहाँ पर वो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, सब कुछ कवर मतलब लॉग एंटी लॉग का यूज़ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और कंटिन्यूस कंपाउंड के फॉर्मूले वगैरह अप्लाई करने आने चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।